फ्रेंड्स वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपको अपने ऐसे यूट्यूब चैनल में खुशामदीद करता हूँ। और आज जैसा कि जानते हैं कि फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन ने 2022 से लेकर सीएसएस के रिटन एग्ज़ाम के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट का एक तरह से प्रोग्राम लॉन्च किया। जो बंदे भी स्क्रीनिंग क्वालिफाई करेंगे वही बंदे रिटन का एग्ज़ाम देंगे। ना सिर्फ ये कि सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन ने टाउन प्लानिंग ऑफिसर और तरह से एक म्यूनसिपल ऑफिसर की जॉब्स अनाउंस की, बड़ी इंपॉर्टेंट जॉब्स अनाउंस की है। उसके अंदर भी एक तरह से जीके का एमसीक्यू वाइज एक वो टेस्ट होगी, तो उसके अंदर भी जीके एवरीडे साइंस का बहुत बड़ा पोर्शन होगा, जैसा कि सीएसएस की स्क्रीनिंग में होगा। ना सिर्फ ये सखर आईबीए जो कि टेस्ट लेने वाला है ग्रेड 5 से लगे ग्रेड 15 तक, वहाँ पे भी जीके एवरीडे साइंस के उन्होंने कहा है कि एमसीक्यू वाइज पेपर होगा। वही चीज़ माइंड में लेकर मैंने ये वीडियो आपके लिए बनाई है। इसके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट जो जीके की इन्फॉर्मेशन और कुछ साइंस की जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपकी खिदमत में पेश करूँगा और वो हम डिस्कस करेंगे। चलिए विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ 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 हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को ज़रूर लाइक करें। मैंने ये बड़ी मेहनत से आपके लिए बनाया, एक मेहनत करके बनाया। वैसे ही अगर मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँ तो आप देख सकते हो, लेकिन मेहनत से आपसे मांग रहा हूँ, तो प्लीज़ हाथ जोड़ के वीडियो को ज़रूर जो है लाइक कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपने अब तक सही नहीं किया। पहले हम बात करते हैं विटामिन की। विटामिन ए से शुरू करते हैं, ठीक है ना। तो विटामिन ए, इसका जो ताल्लुक होता है नाइट ब्लाइंडनेस होता है, ठीक है ना। अगर आप विटामिन ए आपकी फूड में कम है, अगर आप विटामिन ए वाले फ्रूट्स और वेजिटेबल नहीं खाते तो आपको रात को नाइट ब्लाइंडनेस होगी। नाइट ब्लाइंडनेस का क्या मतलब होगा कि रात को आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। जैसे ही रात हो जाएगी आपकी आंखें काम करना छोड़ देगी, बिल्कुल आप ऐसे हो जाओगे जैसे कोई अंधा हो जाता है। तो विटामिन ए से आप याद करें, ए बी नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है ना। विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है। यहाँ पर यह भी बता दूं कि विटामिन बी, अगर आप चाहते हो कि विटामिन ए की कमी आपके अंदर ना हो तो प्लीज़ 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 आप ज़्यादा से ज़्यादा मिल्क का, कैरोट का, एग का और फिश का यूज़ करें। आपके यहाँ विटामिन ए की कमी नहीं होगी और जिसकी वजह से आपके यहाँ नाइट ब्लाइंडनेस भी नहीं होगी। तो हमने बात की विटामिन ए के बारे में। अगर इसकी डिफिशिएंसी हो जाता है, बाज़ का एमसीक्यूज़ में यही पूछा जाता है कि विटामिन ए की डिफिशिएंसी से क्या मसला हो जाता है, तो वो मसला हो जाता है कि नाइट ब्लाइंडनेस। अब हम बात करते हैं विटामिन सी के बारे में, ठीक। विटामिन सी, ठीक है। आप ये देख लें विटामिन सी। अब इसका साइंटिफिक नेम है, हर विटामिन तकरीबन 13 विटामिन हैं जो कि रिकग्नाइज हैं। विटामिन सी उनमें से एक है। विटामिन सी की अगर हम बात करें, विटामिन सी जो है इसका नाम है एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है। इसको कहा जाता है एस्कॉर्बिक एसिड। अगरचे आपसे पूछा जाए कि विटामिन सी का जो साइंटिफिक नेम है वो क्या है, तो आपका जवाब होगा एस्कॉर्बिक एसिड। आप देख लें, एस्कॉर्बिक में भी सी आ रहा है, एसिड में भी सी आ रहा है और विटामिन सी में ऑलरेडी सी मौजूद है। तो विटामिन सी का जो साइंटिफिक नेम है वो है एस्कॉर्बिक एसिड। अब में हम बात करते हैं कि इसकी डिफिशिएंसी से क्या होता है। इसकी डिफिशिएंसी हो जाती है स्कर्वी। अब ये स्कर्वी क्या है, ये गम्स की डिजीज़ है। आपके माउथ के अंदर गम्स मौजूद होते हैं जिसमें आपके दांत फंसे होते हैं। तो क्या होता है कि अगर आपकी विटामिन सी की कमी हो जाएगी तो आपके माउथ प्रॉब्लम होंगे। उसमें क्या होता है कि आपके गम्स में ब्लड आना शुरू हो जाएगा क्योंकि वो वीक हो जाते हैं। तो हमने बात की विटामिन सी की, इसका साइंटिफिक नेम एस्कॉर्बिक एसिड और इसकी बीमारी होती है एस्कर्वी। एस्कर्वी से क्या होता है कि आपकी ब्लड आती है मुंह से। अब हम बात करते हैं थर्ड पे, और मैं आपको ये भी बता दूं कि विटामिन 2 टाइप के होते हैं। एक फैट सॉल्यूबल होते हैं, ठीक है। हम बात करें एक फैट सॉल्यूबल, एक मिनट जी, ये पहले ले। एक होते हैं फैट सॉल्यूबल और दूसरा होते हैं वाटर सॉल्यूबल, ठीक है ना। आप सिर्फ दो ये वाटर सॉल्यूबल याद करें, बाकी सारे फैट सॉल्यूबल हैं। तो विटामिन बी एंड सी जो हैं ये वाटर सॉल्यूबल है। वाटर सॉल्यूबल मींस कि ये वाटर के अंदर ही डिज़ोल्व हो जाते हैं। बाकी विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के जो हैं ये फैट सॉल्यूबल हैं। तो अगरचे आपसे पूछा जाए कि विटामिन के कितने टाइप्स होते हैं, आपका जवाब होगा विटामिन के 2 टाइप्स होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि वाटर विटामिन फॉर सॉल्यूबल कौन से होते हैं, वाटर डिज़ोल्व वाले हैं तो बी सी, और अगर आपसे पूछे फैट वाले कौन से हैं तो आपका जवाब होगा अडीक ए डी ई ए की, ठीक है। मैंने एक और वीडियो अपने चैनल पे बनाई है, अगर आपने वो नहीं देखी तो आप मेरे एमसीक्यूज़ का जो प्लेलिस्ट है उसमें जाके आप ये सारी वीडियोस एमसीक्यूज़ के जो है वो देख सकते हैं। चलिए हम बात करते हैं, विटामिन सी की बात हो गई, विटामिन ए की बात हो गई। अब हम बात करें ऑल इम्पोर्टेंट विटामिन के बारे में, ठीक है ना।
तो विटामिन के इम्पोर्टेंट विटामिन जो है विटामिन ए है, विटामिन के है, विटामिन सी है, ज़्यादातर यही पूछे जाते हैं। विटामिन ई के बारे में भी, और बाकी ग्रुप विटामिन बी का होता है तो वो भी आप देख लीजिएगा, लेकिन मैं जो पढ़ा रहा हूँ आप फिलहाल यही देख लें। विटामिन के बारे में बात करते हैं। विटामिन के क्या करता है, इसका ताल्लुक आपके ब्लड से होता है। ब्लड से क्या कम करता है, जब आपको चोट लगती है और आपके जिस्म से जहाँ पे चोट लगती है ब्लड बहना शुरू हो जाता है, तो वहाँ पे क्या करता है कि उस खून को जमा देता है, उसे क्या करता है, कोगुलेट करता है। तो कोगुलेशन किसका काम है, विटामिन के का। कोगुलेशन मीन्स क्या, खून को जमाना। तो विटामिन के का जो काम है वो है खून को जमाना। ठीक है, हमने बात की विटामिन ए की जिसका काम है नाइट ब्लाइंडनेस, अगर कमी होगी तो नाइट ब्लाइंडनेस होगी। फिर हमने बात की विटामिन सी के बारे में। विटामिन सी जिसका नाम है एस्कॉर्बिक एसिड है, इससे स्कर्वी हो जाती है। ठीक है ना। और अब हम बात कर रहे हैं विटामिन के बारे में, जिसमें ये होता है कि अगर जी आपको चोट लग जाती है, अगर आपके जिस्म में विटामिन के की कमी होगी तो ब्लड तो बहती रहेगी। अगर आपके जिस्म में अच्छी खासी मिकदार में विटामिन के मौजूद है, और विटामिन के कहाँ से आते हैं, जब ये फ्रूट्स वेजिटेबल आप खाते हो तब आपके जिस्म में अगर चोट लग जाए तो आपका खून जल्दी जम जाएगा, तो उसको हम बोलते हैं विटामिन के बारे में। ठीक है, ये आपने देख लिया। अब हम बात करते हैं विटामिन डी के बारे में। ठीक, आपने सही सुना, विटामिन डी इम्पोर्टेंट होती है ख़ास करके हर इंसान के लिए। तो ये विटामिन डी कहते हैं, इसका ताल्लुक़ होता है आपके बोन्स थे। ठीक है, अगर आपके जिस्म में विटामिन डी मौजूद होगी तो आपके जो बोन्स होंगे वो स्ट्रॉन्ग होंगे, वो आपके बोन्स आपके मजबूत होंगे। ठीक है, अगर विटामिन डी की कमी हो जाती है तो आपकी बोन से रिलेटेड एक बीमारी होती है जिसे कहते हैं रिकेट्स। अब रिकेट्स में क्या होता है, विटामिन डी होती है तो बोन मजबूत होते हैं, कमी होगी तो वो सॉफ्ट हो जाएंगे और उसको कहते हैं रिकेट्स। रिकेट्स बीमारी है बोन्स की, जिसमें आपके जिस्म के जो बोन्स होते हैं वो कमज़ोर पड़ जाते हैं। ठीक है ना, तो ये आपके कमज़ोर पड़ जाते हैं। किसके बाद में, किसके बारे में, विटामिन डी के बारे में। और मैं आपको ये भी बता दूं, विटामिन डी आती है मिल्क से। एक तो सोर्स ये है मिल्क, और दूसरा है विटामिन का सोर्स सनलाइट। जी हाँ, सूरज। ये जो सूरज होता है इसके जो रेज़ आपके ऊपर पड़ते हैं ये भी आपके लिए आपके जिस्म में विटामिन डी प्रोड्यूस करते हैं। अगर आपने देखा होगा कि बाज़ का जो बच्चे पैदा होते हैं उनको अपनी माएँ क्या करती हैं कि इनको थोड़ा धूप में रख लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनको यहाँ से विटामिन डी मिलती है जो कि बोन्स के लिए लाजमी होती है। अब हम बात करने वाले हैं विटामिन ई के बारे में। ठीक है, अब हम बात करेंगे विटामिन ई के बारे में। पेन ले लें, पेन इम्पोर्टेंट है भाई। विटामिन ई, यहाँ पे अगेन आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब करें, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। जब हम बात करते हैं विटामिन ई के बारे में तो उसका काम होता है ये हमारी मदद करती है ऑक्सीजन को ब्लड में सप्लाई करने में। तो विटामिन ई का ताल्लुक होता है ऑक्सीजन से, और ऑक्सीजन में कहाँ, ये उस ऑक्सीजन को ब्लड में सप्लाई करने में मदद करती है। ये जब ऑक्सीजन ब्लड में जाती है तो ब्लड में हमने जो खाना खाया होता है जो कि एनर्जी के फॉर्म आता है उसे बर्न करने में मदद करती है। जब ये बर्न होता है ऑक्सीजन की मदद से तो हमारा जिस्म काम करने के लायक होता है। तो विटामिन ई ये ऑक्सीजन पहुंचाने में मदद करना है, कहाँ, ब्लड को, ब्लड में। तो ऑक्सीजन की ब्लड में सप्लाई में हमारी जो विटामिन मदद करता है वो है विटामिन ई के बारे में। अब हम बात करने लगे हैं विटामिन डी के बारे में। अगेन ये एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आप जान लें। विटामिन डी जो है, विटामिन डी ये क्या काम करती है, ये अगेन हमें बात करती है एक तरह से हमारी एब्जॉर्प्शन, हमारे जिस्म की जो एब्जॉर्प्शन है उससे इम्प्रूव करने में, और दूसरा ये कि फास्फोरस की जो होती है एब्जॉर्प्शन उसको एक तरह से एब्जॉर्ब करने में हमारी मदद करती है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि हमारे जिस्म में चीज़ों को एब्जॉर्ब मैंने जज़ब करने में कौन सी विटामिन काम करती है, तो हमारा जवाब होगा विटामिन ई हमारी मदद करती है। ठीक है, सनलाइट से विटामिन कौन सी होती है, डी आती है। ऑक्सीजन ब्लड में सप्लाई कौन करता है, विटामिन ई करती है। अगर जब हम बात करें विटामिन सी की तो उसका नाम है एस्कॉर्बिक एसिड, खून को जमाने में जो काम करती है विटामिन ई उसका नाम है। अगर जब हम बात करें नाइट ब्लाइंडनेस की तो विटामिन ए की कमी की वजह से टीथ के प्रॉपर काम करने के उनकी सही प्रॉपर के लिए गम के लिए विटामिन सी होती है। ठीक है, ये हमने बात की। चलिए एक और बात करते हैं। अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो आपने लाजमी पढ़ा होगा पीएच,
ये पी एच इसके क्या कहते हैं, इसका मीनिंग होता है पी से होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन या पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। ये हर एक जो लिक्विड वगैरह होती है, चीज़ें होती हैं, उनकी एक पीएच लेवल होती है। तो हम बात करते हैं हमारे अंदर जो ब्लड मौजूद है उसकी पीएच लेवल क्या है। जो हमारे इंसान की जो ब्लड है उसे क्या कहते हैं, उसकी पीएच लेवल है 7.4, ठीक है ना। 7 न्यूट्रल होती है। अगर कोई चीज़ किसी की 7 होती है तो वो जो होती है वो न्यूट्रल होती है। अगर 7 से नीचे जाएगी तो वो एसिडिक हो जाएगी, अगर 8-9 से ऊपर चली जाएगी तो वो थोड़ी बेस हो जाएगी। तो हमारी जो पीएच लेवल है मीन्स पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इंसान के ब्लड की, तो वो है 7.4। अगर आपसे पूछा जाए कि इंसान के ब्लड की पीएच लेवल कितनी है तो आपका जवाब होगा 7.4, ठीक है ना। अगर आपसे पूछा जाए कि पीएच लेवल ऑफ ह्यूमन बॉडी कितनी है तो हमारा जवाब होगा 7.4। अगर हम बात करेंगे वाटर की, ठीक है ना, वाटर की भी एक पीएच लेवल होती है, ठीक है ना। ये पीएच पेन, ये इधर चले जाएं, ये पेन ले लें। ये पीएच ऑफ वाटर वो जिसमें हमारी बॉडी ज़्यादातर होती है 70+, हमारे जिसमें पानी होता है 70 से भी ज़्यादा होता है। और ये एक अल्लाह पाक ने एक ऐसी चीज़ बनाई जिसकी ना उन्होंने खुशबू रखी, क्योंकि किसको कोई खुशबू ना इसका कोई टेस्ट रखा कि किसको क्या टेस्ट पसंद है, किसको मीठा है, किसको चेहरा है, किसको नमकीन है। तो अल्लाह पाक ने वाटर की कोई टेस्ट भी नहीं रखी और इसकी खुशबू और उसका कलर भी नहीं रखा। बाज़ का किसको क्या कलर पसंद हो, अल्लाह पाक ने इसका कलर भी नहीं रखा। तो ये जो वाटर है, इस वाटर की भी एक पीएच होती है, तो उसकी पीएच है 7.0। जी हाँ, फिक्स 7 है, ना ये एसिडिक है ना ये बेस है। ये एक तरह से एक न्यूट्रल आप कह लें, क्योंकि ये बीच पे है। जो कि जिसकी भी 7 होगी पीएच स्केल पे जिसकी भी 7 होगी तो वो जो कहलाएगा वो न्यूट्रल कहलाएगा। तो हमने ह्यूमन ब्लड की बात की जो कि 7.4 थी। अब हमने बात की वाटर की जो कि थी 7.0। अब हम बात कर रहे हैं थ्योरी ऑफ ब्लैक होल्स, ठीक है। आगे चलते हैं, ये मैं पेन ले लूँ। थ्योरी ऑफ ब्लैक होल्स, ये थ्योरी ऑफ ब्लैक होल से इसका आपसे नाम पूछा जाएगा तो ये किसने दी थी थ्योरी। ये देखें यहाँ पे राइटिंग सी लिखेगी, क्योंकि इतने वसाइल वगैरह नहीं है। जब कमाएंगे तो कुछ अच्छे सेटअप करेंगे। फ़िलहाल यही फिंगर से लिख रहे हैं, तो प्लीज़ आप इस चीज़ को देख लीजिएगा। बाकी मेरी आवाज़ से मैच कर रही है। थ्योरी ऑफ ब्लैक होल, तो उसका जो नाम जिस बंदे ने दिया था वो था रॉबर्ट ओपेनहीम। तो अगरचे आपसे पूछा जाए कि ठीक है ये ओपेनहीम, आपसे अगर पूछा जाए कि थ्योरी ऑफ ब्लैक होल किसने दी थी तो आपका जवाब होगा, ठीक है ना, रॉबर्ट ओपेनहीम। ये आपका जवाब है। थ्योरी ऑफ ब्लैक होल किसने दी थी तो आपका जवाब होगा मेरे भाईजान के थ्योरी ऑफ ब्लैक होल सी थी रॉबर्ट ओपेनहीम ने दी थी। अब हम बात करते हैं कुछ और जीके की। ये जो 5000 का नोट है, अगर जी आपसे पूछा जाए पाकिस्तान के 5000 के नोट के पीछे किस प्लेस का या किस जगह की फ़ोटो है तो आपका जवाब होगा फैसल मास्क। जी हाँ, फैसल मास्क। तो फैसल मास्क का है 5000 के नोट के बीच में। मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो फैसल मास्क है पाकिस्तान की लार्जेस्ट मास्क है। एक ये फैसल मास्क ये इस्लामाबाद के अंदर मौजूद है। एक और इन्फॉर्मेशन, बादशाही मास्क जो थी वो 1617 में बनाई थी। ये इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। 500 के पीछे कौन सी है, फैसल मास्क। अब हम बात करते हैं एक और टर्म के बारे में। आपने सुना होगा स्टॉक एक्सचेंज, जिसमें कोई शेयर्स ख़रीदते हैं या फ़रोख्त करते हैं। आपकी अगर कोई कंपनी अगर आप उसके शेयर वगैरह ख़रीदते हैं या फ़रोख्त करते हैं तो उसको कहते हैं स्टॉक एक्सचेंज। पाकिस्तान के अंदर भी स्टॉक एक्सचेंज मौजूद है। मेरे ख्याल से 3 के करीब एक स्टॉक एक्सचेंज पाकिस्तान में मौजूद है। एक तो कराची में है बड़ा। तो हम बात करते हैं कि स्टॉक एक्सचेंज में एक टर्म होता है, ये है स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है ना। एक स्टॉक एक्सचेंज में एक टर्म होता है कि अगर वो क्रैश करना शुरू हो जाए, मीन्स एक स्टॉक एक्सचेंज के शेयर्स वगैरह गिरना शुरू हो जाए, जिसे फॉलिंग कहते हैं, उसको स्टॉक एक्सचेंज की टर्म में क्या टर्म के दिया जाता है तो उसे कहते हैं बियरिश। ये आप याद रखें, बियरिश एक टर्म है, तब यूज़ होता है जब वहाँ के शेयर्स गिरना शुरू हो जाए। स्टॉक एक्सचेंज
अगर के फ़ाल करना शुरू हो जाए। ये कब फ़ाल करती है? जब आपके कंट्री के हालात वगैरह सही नहीं होते, जैसे पाकिस्तान के। तो बाज़ हमने देखा है कि वहाँ पर पाकिस्तान जो शेयर्स होते हैं चीज़ों के, वो गिरना शुरू हो जाते हैं। तो अगरचे शेयर्स गिरना शुरू हो जाते हैं तो उसको जो हम टर्म्स देते हैं वो मैंने आपको बताया बियरिश। बियर से ये याद कर लें, ठीक है? ये आप अपने उसमें देख लीजिएगा। चले जी, हम बात करते हैं कुछ आपको मैं बता दूं कि ये मैं देख, हाँ चले 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 जी, हम बात करते हैं कुछ एजेंसीज़ के बारे में बात करते हैं। वर्ल्ड की जो एजेंसीज़ हैं उनके बारे में बात करते हैं। आपको पता है जो यूके है उनकी एजेंसीज़ का नाम है MI1 और दूसरा MI6। तो अगर जी आपसे पूछा जाए कि MI6 और MI5 किसकी एजेंसीज़ हैं तो आपका जवाब होगा यूके की, ठीक है? और आपसे अगर पूछा जाए CIA किसकी एजेंसी है तो आपका जवाब होगा USA की। अगर आपसे पूछा जाए इराक किसकी एजेंसी है तो आपका जवाब होगा इंडिया का। अगर आपसे पूछा जाए ISI किसकी एजेंसी है तो आपका जवाब होगा पाकिस्तान का। अगर आपसे पूछा जाए ये मुसाद बहुत पावरफुल मिलिट्री इंटेलिजेंस है, मोसाद किसकी है तो आपका जवाब होगा इसराइल की जो इंटेलिजेंस ये है उसका नाम है मोसाद। तो हमने बात की MI5, एक मिनट जी, MI5 की हमने बात की। MI5 MI6 ये हैं यूके की, और मोसाद जो है मूसाद ये है इसराइल की। रा हमने बात की, ये है प्यारे भारत की। ISI पाकिस्तान की, और हमने बात की CIA अमेरिका की। ये एजेंसीज़ के नाम आप याद कर लीजिएगा, आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है? चलिए जी आगे चलते हैं। ये जीके है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, मैंने अपने डिफरेंट सोर्सेज से बनाई है। तो काइंडली आप भी इसको अच्छे से बना रख लें, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अब हम बात करते हैं लैंड लॉक कंट्रीज़ की। लैंड लॉक्ड, वो कंट्रीज़ जिसको पानी ना लगे, मीन्स क्या होता है कि किसी न किसी कंट्री को कहीं ना कहीं से पानी लगता है, जैसे पाकिस्तान को कराची से लगता है। तो लैंड लॉक कौन से कंट्रीज़ होती हैं जिसको कोई समंदर नहीं लगता, तो उसको लैंड लॉक कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि कितनी टोटल लैंड लॉक कंट्रीज़ हैं तो आपका जवाब होगा 43। अगर आपसे पूछा जाए साउथ एशिया में कौन सी है तो भूटान भी मेरे ख्याल से एक लैंडलॉक्ड कंट्री है, ये चेक कर लीजिएगा। भूटान और अफ़गानिस्तान भी, ठीक है ना? भूटान और अफ़गानिस्तान को कोई समंदर नहीं लगता। तो अफ़गानिस्तान का जो भी माल आता है पाकिस्तान के कराची पोर्ट पर है। हमने बात की लैंड लॉक के जिसके चारों तरफ कोई समंदर ना हो। वैसा ही कंट्री कितने हैं? टोटल 43 है, ठीक, गुड। फिर हमने बात की अफ़गानिस्तान भी एक लैंड लॉक कंट्री है। भूटान का आप चेक कर लें जा, मेरे ख्याल से तो वो एक लैंड लॉक कंट्री है। अब हम बात करते हैं ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, आपने बताना इसका काम क्या है। ये जो होती है ये बताती है करप्शन के बारे में कि किस कंट्री में कितनी करप्शन है। तो अगर जी आपसे पूछा जाए, देखिए मेरी अभी राइटिंग डॉक्टरों जैसी है, लेकिन ये मसला है कि मैं अपनी फिंगर से ये राइटिंग कर रहा हूँ, तो ये मुश्किल आएगी क्योंकि इतने गैजेट्स वगैरह मेरे पास है नहीं, इतना अर्न नहीं करते। प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम भी अच्छे से कोई टेप वगैरह लें। मेरा वीडियो पे टारगेट है 100 लाइक का, तो 100 लाइक में आप अपनी एक लाइक जोड़ दें, बाकी अल्लाह खैर करेगा, कहीं से 99 भी आ जाएगी। तो आप अपनी एक कीमती लाइक मुझे दे दें, आपकी बड़ी 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 मेहरबानी होगी, आपका बड़ा एतमाद है। हमने बात की थी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की, इसका क्या काम होता है? ये आपको करप्शन के बारे में बताती है कि किस मुल्क में कितनी करप्शन है। ये किसका काम है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का। चलिए जी, हमने ये कर लिया कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल क्या करती है, यही हमें बताती है। अब हम बात करते हैं कि जैसा कि जानते हैं कि काफ़ी अर्सा टाइम इंडिया के अंदर, सब कॉन्टिनेंट अंदर ब्रिटिश की हुकूमत रही थी। तो अगरचे आपसे पूछा जाए कि ब्रिटिश के पहले जो तरह से वाइसरॉय थे वो कौन थे? फर्स्ट लास्ट माउंटबेटन सबको पता है। फर्स्ट वाइसरॉय कौन थे? तो अगर आपसे पूछा जाए कि फर्स्ट वाइसरॉय का नाम बता ब्रिटिश का इंडिया में, तो आपका जवाब होगा लॉर्ड कैनिंग, ठीक है ना? ये नाम आपने याद करना है कि लॉर्ड कैनिंग फर्स्ट वाइसरॉय थे, ठीक है ना? फर्स्ट पहले नंबर पे वाइसरॉय थे किसके अंदर?
फर्स्ट वायसराय थे कहाँ पे, इंडिया के अंदर, ब्रिटिश के, ठीक है ना। ये आपने याद करना है। अगर आपसे पूछा जाए फर्स्ट वायसराय कौन थे तो लॉर्ड कैनिंग। अगर जी आपसे पूछा जाए लास्ट कौन थे तो आपका जवाब होगा लॉर्ड कैनिंग। देखिए ये वीडियो बहुत काम के देखने के बाद आपको कोई कुछ इतनी मेहनत वगैरह करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फिर भी आप जितना पढ़ेंगे अच्छी बात है, लेकिन इसको देखने के बाद काफ़ी आपके मसले वगैरह हल हो जाएंगे, ठीक है ना। इसके अंदर जितने भी इंफॉर्मेशन है मैं इसका कोई ये नहीं लेता, ये कहते हैं कि ज़िम्मेदारी आप अपने हाथ से भी चीज़ें चेक कर लें, क्योंकि मैंने भी नोट्स वगैरह से ली हैं, काफ़ी क्रेडिबल है, लेकिन आप अपनी ज़िम्मेदारी पे इनको कहीं से और से भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। हम अगर बात करें जापान की एक्सचेंज के में, क्योंकि पाकिस्तान की जो एक्सचेंज है उसका नाम PSX कहते हैं, PSX। अगर आपसे पूछा जाए कि जापान की एजेंसी जो स्टॉक एजेंसी है उसका नाम क्या है तो उसका नाम है निक्की, ठीक है ना। ये नाम आप याद रखें, ये किसकी है, ये जापान की है। तो ये स्टॉक एक्सचेंज है किसकी, जापान की। अगर आपसे पूछा जाए कि जापान की स्टॉक एक्सचेंज, जैसे हमारे का PSX कहते हैं, अगरचे आपसे पूछा जाए कि जापान का जो है उसका एक स्टॉक एक्सचेंज क्या है तो आपका जवाब होगा निक्की, निक्की, ठीक है, निक्की ने या NIK निक, फिर ये निक की, ये एक स्टॉक एक्सचेंज है जापान के बाद, ठीक है। ये आपने याद करना है। आपको पता है स्पेस में एक बड़ा काम जो आज के टाइम में सबसे अगर किया है तो वो नासा ने किया है। नासा ये एक नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन की एक एजेंसी है। नासा अमेरिका की एक स्पेस की एजेंसी है। उन्होंने मार्स पे एक रोवर भेजा था। रोवर क्या करता है कि वहाँ पे जाके ऑब्जर्व करता है। मार्स के ऊपर जो नासा ने अपना रोवर भेजा था उसका नाम था अपॉर्चुनिटी। तो अगर आपको पूछा जाए कि नासा ने मार्स के ऊपर जो रोवर भेजा था उसका नाम क्या है, अपॉर्चुनिटी। वो डिफरेंट रोवर्स जो हैं वो भेजते रहते हैं स्पेस के अंदर। तो आपको ये पता होना चाहिए कि वो कौन कौन से होते हैं जो कि नासा ने भेजे हैं मार्स में। उन्होंने मार्स के ऊपर उन्होंने अपॉर्चुनिटी नाम ही भेजा था, ठीक है। चले जी, आपको पता है ह्यूमन राइट्स डे, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ह्यूमन राइट्स डे जो होता है वो 10 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि वो उसी दिन ह्यूमन राइट्स रिलेटेड से लेकर एक रेजोल्यूशन पास हुई थी। अब हम बात करते हैं, चले जी हम बात करते हैं कि वो कौन सा कॉन्टिनेंट है जिसके अंदर कोई डेजर्ट नहीं, नो डेजर्ट, ठीक है ना। जैसे जैसे एशिया कॉन्टिनेंट है, उसके बाद आपको एशिया अफेयर का डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स है, तो वो कौन सा कॉन्टिनेंट जिसके अंदर डेजर्ट मौजूद नहीं, ठीक है ना। तो आपका ऑप्शन होगा यूरोप। यूरोप जो है इसके अंदर एक भी डेजर्ट नहीं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट MCQ है। अगरचे आपसे पूछा जाए कि वो कौन सा कॉन्टिनेंट है जिसके अंदर कोई डेजर्ट वगैरह मौजूद नहीं है तो आपका ऑप्शन होगा यूरोप के अंदर, ठीक है। अब हम बात करते हैं 7 वंडर्स के बारे में। उनमें से एक की हम बात करेंगे, ताजमहल के बारे में, ठीक है। ताजमहल, ये आपको पता है शाहजहां ने अपनी मुमताज़ के लिए बनाया था ताजमहल, इसको 7 वंडर्स में डिक्लेयर किया गया। अगर जी आपसे पूछा जाए कि इंडिया की किस स्टेट पे मौजूद है, जैसा कि हमारे यहाँ सिंध पंजाब वगैरह होता है, तो उनकी यहाँ जो स्टेट उसका नाम है उत्तर प्रदेश, ठीक है ना। तो ये इंडिया के उत्तर प्रदेश की स्टेट में ताजमहल मौजूद हैं, ठीक है ना। तो आपसे अगर पूछा जाए कि ताजमहल इंडिया की किस स्टेट में मौजूद है तो आपका ऑप्शन होगा कि ये जो है ये मौजूद हैं इंडिया की उत्तर प्रदेश में, ठीक है। ये आपका आसान हो गया, हमने कर लिया। अब हम बात करते हैं क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड के बारे में। क्लाइमेट चेंज से आपको पता है कि एक अभी कॉन्फ्रेंस हुई थी UK के अंदर जिसका नाम था COP 26, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जिसे कहा जाता है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। ये जो हुई थी ये स्कॉटलैंड में हुई थी। उसके पहले एक है कियोटो प्रोटोकॉल। अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में कि ये कियोटो प्रोटोकॉल किस चीज़ के बारे में था तो आपका जवाब होगा ग्लोबल वार्मिंग से, ठीक है ना। तो उसका ताल्लुक था ग्लोबल वार्मिंग से। अगर आपसे पूछा जाए कि कियोटो प्रोटोकॉल जो एग्रीमेंट था ये किस बिना पे किया गया था तो आपका जवाब होगा कि ये किया गया था क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड, ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड कियोटो प्रोटोकॉल किया गया था। अब हम बात करते हैं कैपिटल के बारे में जो कि दुनिया का सबसे ओल्डेस्ट कैपिटल है। जी हाँ, हम बात करेंगे दुनिया के सबसे ओल्डेस्ट कैपिटल के बारे में। कैपिटल वो प्लेस होते हैं जहाँ पे आपकी
गवर्नमेंट बैठती है, जहाँ पे आपकी कानून साज असेंबली वगैरह बैठती हैं, ठीक है ना, ज़्यादातर ये होता है। तो अगर हम ओल्डेस्ट की बात करें तो वह है दमास्कस, ठीक है ना। ये किसका कैपिटल है? सीरिया का कैपिटल है। ये आपको पता है कि बहुत पुराने टाइम से मौजूद है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ओल्डेस्ट कैपिटल इन द वर्ल्ड कौन सा है, तो वह दमास्कस, जिसे सीरिया भी कहा जाता है और शाम के नाम से भी ये बहुत मशहूर है, शाम के नाम से, ठीक है। अब हम बात करते हैं एक और पुराने प्लेस के बारे में जिसका 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 जिक्र आपने सुना, कोयटा। ये कैपिटल है हमारे बलूचिस्तान का, ठीक है ना। अगर आपसे पूछा जाए कि कैपिटल ऑफ कोयटा कौन सा है, कोयटा का कैपिटल, पुराना नाम बलूचिस्तान जो है उसका कैपिटल कोयटा है, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि कोयटा का पुराना नाम क्या है, तो आपका जवाब होगा शलकोट, ठीक, शलकोट। अगर आपसे पूछा जाए कि कोयटा का पुराना नाम क्या है, तो आपका जवाब होगा शलकोट, ठीक है ना। शलकोट कोटा का पुराना नाम है, ठीक है। चले जी, अब हम बात करते हैं पाकिस्तान की। आपको पता है पाकिस्तान की आज की नेशनल एयरलाइन है वो तो PI है, ठीक है ना, ये सरकारी एयरलाइन है। और अगर जब बात करें डिफरेंट डिफरेंट, ओ ब्लू है, एयर ब्लू है, शाहीन है, एयर सयाल है, जिसको हमने अभी शुरू किया है। लेकिन आपसे अगर पूछा जाए पाकिस्तान की पहली एयरलाइन कौन सी थी, फर्स्ट एयरलाइन ऑफ पाकिस्तान, तो आपका जवाब होगा ओरिएंट एयरलाइन, ठीक। क्या जवाब होगा? ओरिएंट एयरलाइन। अगर आपसे पूछा जाए कि पाकिस्तान की सबसे पुरानी एयरलाइन कौन सी है, फर्स्ट एयरलाइन कौन सी है, तो आपका जवाब होगा, उसका जो नाम है वो है ओरिएंट एयरलाइन, ठीक है ना। अच्छे से याद हो गया कि पाकिस्तान की फर्स्ट एयरलाइन, उसका नाम ओरिएंट एयरलाइन। देखिए मैं अच्छे से कर रहा हूँ, जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर 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 लाइक करें, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, आपकी नवाजिश, आपकी शुक्रिया होगी, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं KFC, इसका पहले फुल फॉर्म जान लेते हैं। KFC, के से क्या है केंटकी, एफ से क्या है फ्राइड, एफ सी से क्या है चिकन, तो उसका नाम है केंटकी फ्राइड चिकन। केंटकी फ्राइड चिकन जो है इसको किसने डेवलप किया था, या ये फूड कौन बनाते हैं, तो उसका नाम है नेशनल डेयरी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। मींस इसकी जो चेन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो डिफरेंट डिफरेंट एक चेन के आप फॉर्म में काम करते हैं, तो उसका नाम है नेशनल डेयरी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। वैसे ये केंटकी जो है, केंटकी फ्राइड चिकन, ये एक बंदे की एक रेसिपी है, लेकिन आज के टाइम ये चेन्स के ग्रुप में काम करती हैं। तो ये चेन्स की जो है, अगर चेन्स की बात की जाए तो उसमें ये ना जो ग्रुप डेवलप करते हैं आज के टाइम में फूड, तो नेशनल डेयरी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। अगर मुझे कहीं पे KFC खोलनी है किसी शहर में, तो मुझे रब्ता करना पड़ेगा नेशनल डेयरी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के बंदों के यहाँ। चले जी, अब हम एक और बात करते हैं 500 के नोट, 5000 के नोट से। मैं ऑलरेडी बता 5000 के पीछे जो मस्जिद है वो फैसल मास्क है। अब हम बात करते हैं कि पाकिस्तान ने 5000 का नोट कब इशू किया था। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने 5000 का नोट किया था 17 मई 2006 को। जी हाँ, अगर आपसे पूछा जाए कि पाकिस्तान की स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने कब 5000 का नोट जो है वो एक तरह से शुरू किया था, तो आपका जवाब हुआ 27 मई 206। जी हाँ, अगर आपसे पूछा जाए कि पाकिस्तान ने कब शुरू किया था 5000 का नोट, 27 मई, ये मई का महीना था और 2006 था। तो इस टाइम आपको पता है कि नवाब मुशर्रफ की हुकूमत थी। 5000 के नोट के बीच फैसल मास्क, डेट 27 मई ईयर 2006, याद आ गया होगा। अब हम बात करते हैं दुनिया की ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी के बारे में, तो है ऑक्सफर्ड। जी हाँ, अगर हम बात करें ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी के बारे में, तो वह है ऑक्सफर्ड, ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी, ठीक है ना, ओल्डेस्ट। और आपको पता है रिसेंटली मलाला ने भी वहाँ से ग्रेजुएट किया था। ज़्यादातर जो दुनिया के प्राइम मिनिस्टर होते हैं उनके लिए ये कहा जाता है कि उन्होंने ग्रेजुएट जो किया है वो उन्होंने किया है ऑक्सफोर्ड से, जैसे बेनज़ीर भुट्टो या दीगर, वो भी मेरे ख्याल से बिलावल भी वहीं से ही पढ़े हुए हैं। तो ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी की बात करें दुनिया की, तो वो ऑक्सफर्ड है। अब हम बात करते हैं एक वर्ड के बारे में, ये बिल्कुल आसान है, मुझको यकीन है कि आपको पता है, डेमोक्रेसी। आप जब भी डेमोक्रेसी का सुनते हैं तो उससे रिलेटेड एक 3 अल्फाज की डेफिनेशन होती है, बाय द पीपल, ठीक है ना, बाय द पीपल, फॉर द पीपल एंड टू द पीपल। ये डेमोक्रेसी जो हुकूमत होती है, एक ऐसी गवर्नमेंट होती है जो कि बाय द पीपल होती है, फॉर द पीपल होती है, टू द पीपल। मीन्स
ये लोग बाय द पीपल, इंसानी मदद टू द पीपल, इंसानों के लिए होती है, और फ्रॉम द फॉर द पीपल ये लोगों के लिए होती है। ये डेमोक्रेसी की मीनिंग होती है। जहाँ पर डेमोक्रेसी की होते हैं वहाँ पर लोगों क्यों होता है। 1 मिनट पानी का ब्रेक कर लेते हैं। चले जी, ब्रेक ख़त्म हो गई और हम शुरू करते हैं। अब हम बात करते हैं कुछ क्रिकेट से रिलेटेड के बारे में। क्या आपको पता है कि ऑस्ट्रेलियन कैंगरूज किसे कहते हैं? कैंगरूज जो है ये निकनेम है ऑस्ट्रेलिया के लिए, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया। और अगर आपसे पूछा जाए 2021 का T20 वर्ल्ड कप किसने जीता, तो वो भी ऑस्ट्रेलिया ने। तो कैंगरूज किसे कहते हैं? ये कहते हैं ऑस्ट्रेलिया को। अगर आपसे पूछा जाए कीवीज़ किसे कहते हैं, ठीक है ना, कीवीज़ कहा जाता है न्यूजीलैंड को। तो अगर आपसे पूछा जाए कीवीज़ किसे कहा जाता है, तो न्यूजीलैंड को कहा जाता है। साउथ अफ्रीका को कहा जाता है प्रोटीज, ठीक है ना। तो अगर आपसे पूछा जाए प्रोटीज किसे कहते हैं, तो आपका जवाब होगा साउथ अफ्रीका, ठीक है ना। तो कैंगरू किसे कहते हैं? कैंगरू कहते हैं ऑस्ट्रेलियन टीम को। 2021 का वर्ल्ड कप किसने जीता? ऑस्ट्रेलिया ने। कीवीज किसे कहते हैं? न्यूजीलैंड को। T20 के फाइनल 2021 का जो फाइनलिस्ट दूसरा था वो न्यूजीलैंड था। प्रोटीज किसे कहते हैं? साउथ अफ्रीका को कहते हैं ये। और ग्रीन शर्ट कहते हैं या शाहीन कहते हैं पाकिस्तान को। ब्लू शर्ट्स कहते हैं इंडियन टीम को। टाइगर कहते हैं बंगाल टाइगर्स कहते हैं बांग्लादेश को। श्रीलंका को भी लायंस कहते हैं, श्रीलंकन लायंस, ठीक है ना। ये कुछ नेम्स है जो उनको पुकारे जाते हैं, ये आपको पता होना ही चाहिए। इनको हम कर लेते हैं, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं एक तरह से कलर्स की। आपको पता है जो हमारी टेलीविज़न होती है उसके अंदर कलर्स की एक कॉम्बिनेशन होती है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि वो कौन से कलर्स है जिसकी कॉम्बिनेशन से टीवी की जो स्क्रीन के अंदर काम करते हैं, तो आपका जवाब होगा 3 होते हैं। और उन 3 कलर्स का नाम है ब्लू, ग्रीन, रेड, ठीक है ना। तो ये 1 मिनट अजान आ रही है, ठीक है। तो हमने बात की कि टेलीविज़न के अंदर जो कलर्स हम यूज़ करते हैं वो होता है ब्लू, ग्रीन, रेड। ये कलर्स होते हैं वो हम यूज़ करते हैं हमारे कलर टीवी के कलर के अंदर, ठीक है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब हम बात करते हैं कुछ साउथ अफ्रीकन के प्रेसिडेंट के बारे में। अजान का ब्रेक प्लीज़। चले जी, अब हम बात करते हैं नेल्सन मंडेला की। ये जो नेल्सन मंडेला है, नेल्सन मंडेला जो है, ये नेल्सन मंडेला आपको पता है कि साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट थे, ठीक है ना, द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट। अगर आपसे पूछा जाए कि फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका कौन है, तो फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट साउथ अफ्रीका इज़ नेल्सन मंडेला, ठीक है ना, फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट। और ये इससे पहले सारे वाइट होते थे। अगर आपसे पूछा जाए कि वो कौन सा साउथ अफ्रीकन प्रेसिडेंट था जिसे नोबेल पीस प्राइज़ मिला, तो आपका जवाब होगा नेल्सन मंडेला। जी हाँ, नेल्सन मंडेला को ही नोबेल पीस प्राइज़ मिला था, नोबेल पीस प्राइज़। ये कब मिला था उसको? 1993 में। तो अगरचे आपसे पूछा जाए कि वो कौन सा फर्स्ट प्रेसिडेंट, ब्लैक प्रेसिडेंट कौन था, वो था नेल्सन मंडेला। और उसको नोबेल प्राइज़ मिला था, वो था 1993 को मिला था। और ये फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट थे साउथ अफ्रीका बारे में। अगर आपसे पूछा जाए कि साउथ अफ्रीका के इस ब्लैक प्रेसिडेंट की एक ऑटोबायोग्राफी है, तो उस ऑटोबायोग्राफी का नाम है, उसका नाम है लॉन्ग वॉक ऑफ फ्रीडम, लॉन्ग वॉक ऑफ फ्रीडम। क्योंकि इससे पहले जो ब्लैक लोग थे उनके यहाँ बहुत, साउथ अफ्रीका में उनके यहाँ बहुत सारा उनके ऊपर जुल्म होता था, उनको इनइक्वल ट्रीटमेंट किया जाता, बिल्कुल इनडिस्क्रिमिनेशन थी। लेकिन इन्होंने जिद्दोजहद की काफ़ी साल अरसे दराज साल, और उनको जेल में रखा गया। और उन्हीं की कोशिशों की वजह से वो सदर भी बने, नोबेल पीस प्राइज़ मिला। उन्होंने अपनी एक ऑटोबायोग्राफी लिखी, नेल्सन मंडेला, उसका नाम था लॉन्ग वॉक ऑफ फ्रीडम, क्योंकि वो फ्रीडम चाहते थे इस जुल्म से जो कि लोगों के साथ किया जाता था। तो अगरचे आपसे पूछा जाए कि नेल्सन मंडेला की ऑटोबायोग्राफी का नाम, तो वो था लॉन्ग वॉक ऑफ फ्रीडम। अब हम ये बात करते हैं कि अगर आपसे पूछा जाए टैक्सला, इसको क्या कहा जाता है, तो टैक्सला ये पाकिस्तान का एक शहर है, पुराना शहर है, हिस्टोरिकल शहर है। अगर आपसे पूछा जाए टैक्सला क्या है, तो उसका नाम है
पर्ल ऑफ गंधारा सिविलाइजेशन। जी हाँ, पर्ल ऑफ गंधारा सिविलाइजेशन। तो अगर आपको कोई ऑप्शन देके आपसे पूछा जाए कि टैक्सिला, ये इसको क्या कहा जाता है, तो पर्ल ऑफ गंधारा सिविलाइजेशन, ये इसको कहा जाता है। टैक्सिला को क्या कहा जाता है, पर्ल ऑफ गंधारा सिविलाइजेशन, इसको ये कहा जाता है। एक और हम बात कर लेते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि यूनाइटेड किंगडम, ये जो यूके है, जैसे हम कहते हैं यूनाइटेड किंगडम, ये पहली दफ़ा लफ्ज़ कब इस्तेमाल हुआ, तो यूनाइटेड किंगडम जो पहली दफ़ा लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ वो 18 सेंचुरी को हुआ। अगर आपसे पूछा जाए कि 18 सेंचुरी यूनाइटेड किंगडम वर्ड कब यूज़ हुआ, तो 18 सेंचुरी से रिलेटेड एक और है कि 18 सेंचुरी को क्या कहा जाता है, 18 सेंचुरी को कहा जाता है द एज ऑफ रीज़न। अगर आपको कहा जाए एज ऑफ रीज़न किसे कहते हैं, तो आपका जवाब होगा 18 सेंचुरी। और यूनाइटेड किंगडम जो वर्ड था वो भी 18 सेंचुरी में ही यूज़ हुआ। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि कितने कंट्रीज़ हैं जो कि न्यूक्लियर पावर हैं। आपसे एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि न्यूक्लियर पावर कंट्रीज़ कितनी हैं, तो आपका जवाब होगा 9, क्योंकि P5+ कंट्रीज जो हैं, जिसमें अंदर परमानेंट मेंबर जो हैं सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर, उनके पास सारों के पास जो है वो न्यूक्लियर पावर है मौजूद, जिसके अंदर आपका अमेरिका, आपका आपका रशिया, आपका चाइना और फ्रांस, यूके, इन सब के पास है। उसके बाद इंडिया ने के पास आया, उसके बाद पाकिस्तान के पास आया, और आज के टाइम में इज़राइल अनडिक्लेयर्ड पावर है, और उसके बाद जो है अनडिक्लेयर्ड पावर वो है आपका नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया ने वैसे टेस्ट किए तो अनडिक्लेयर्ड नहीं, वो एक तरह से डिक्लेयर्ड फॉर्म में आता है, उसके पास भी न्यूक्लियर पावर, न्यूक्लियर वेपन्स वगैरह मौजूद हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कितनी कंट्रीज़ हैं जिसके पास न्यूक्लियर वेपन्स मौजूद हैं, तो आपका जवाब होगा ना, वो है तकरीबन ये हैं। ठीक है, अगर जी आपसे पूछा जाए कि यूएसए की जो मिलिट्री है इसको क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है पेंटागन। ठीक है ना, पेंटागन क्या है, तो ये एक मिलिट्री हेडक्वार्टर मिलिट्री, यूएसए की मिलिट्री को पेंटागन कहा जाता है। ठीक है, ये आपको पता होना ही चाहिए। अगर आपसे पूछा जाए कि ब्लाइंड डॉल्फिन, थोड़ा जल्दी कर लेते हैं, ब्लाइंड डॉल्फिन कहाँ होती हैं, ये इंडस में होती है। इंडस का हमारा जो रिवर है पाकिस्तान का, उसमें अंदर ये ब्लाइंड डॉल्फिन होती हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि जो ब्लाइंड डॉल्फिन होती हैं ये कहाँ पर होती हैं, तो आपका जवाब होगा कि ये ब्लाइंड डॉल्फिन जो होती हैं ये इंडस में मौजूद हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि ब्रिटिश ने हांगकांग कब वापस किया चाइना को, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। तो ब्रिटिश ने हांगकांग कब वापस किया, तो ये जुलाई के मंथ में किया। ठीक है ना, ये आपको पता होना चाहिए, जुलाई के मंथ 1997 को, ये पता होना चाहिए, जुलाई के मंथ 1997 में ब्रिटिश ने हांगकांग को चाइना को वापस किया। कब, जुलाई 1997 को। ऐसे ही पुर्तगाल ने, ठीक है ना, पुर्तगाल ने भी वापस किया। पुर्तगाल ने क्या वापस किया चाइना को, पुर्तगाल ने वापस किया था चाइना को, उसका नाम जो है वो है मकाओ। तो मकाओ उन्होंने चाइना को वापस किया। कब किया पुर्तगाल ने मकाओ चाइना को वापस, उन्होंने किया दिसंबर 1999 को। तो अगर आपसे पूछा जाए हांगकांग को ब्रिटिश वालों ने कब वापस किया चाइना को, 97 ईयर। और ये पुर्तगाल पुर्तगाल ने मकाओ वापस किया चाइना को 99 को। ठीक है ना, जुलाई के उस महीने में उन्होंने किया, इन्होंने दिसंबर में किया। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, ये इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, ये आपके काम की भी हो सकती है। ठीक है ना, हमने बात की थी इज़राइल अनडिक्लेयर्ड पावर है, न्यूक्लियर पावर। चंद एक वो भी कंट्री थी जो कि न्यूक्लियर पावर थी, लेकिन आज़ादी के बाद उन्होंने उन्हें छोड़ दिया, क्योंकि आपको पता है 1991 में यूएसएसआर की डिसइंटीग्रेशन हुई थी, उनके पास एक न्यूक्लियर वेपन था, लेकिन उन्होंने अपना ये स्टेटस छोड़ दिया। वो कौन से कंट्री थे, एक बेलारस था जिन्होंने अपना न्यूक्लियर पावर का स्टेटस छोड़ दिया अज़ खुद, दूसरा जो था वो था कज़ाकिस्तान, इन्होंने भी अपना न्यूक्लियर का स्टेटस छोड़ दिया, और दूसरा था यूक्रेन, जिसके साथ आज के टाइम रशिया का मसला चल रहा है। तो यूक्रेन, कज़ाकिस्तान, बेलारस ये न्यूक्लियर पावर थी आज़ादी के टाइम, लेकिन इन्होंने अपना जो स्टेटस था वो एक तरह से छोड़ दिया। अगरचे हम बात करें रोहतास फोर्ट की, ये पाकिस्तान के अंदर है, रोहतास फोर्ट। ये जो रोहतास फोर्ट है, अगरचे हम बात करें कि ये एक मिनट में देख लो, हाँ, रोहतास फोर्ट है, ये कहाँ पर है, किस डिस्ट्रिक्ट में है, शहर में, तो झेलम।
तो पहले तो आप इस सिटी का नाम कर लें कि रोहतास फोर्ट जो है, किला जो कहाँ पर है, झेलम में, बाबा से, ठीक है। अब अगर हम बात करें किसने बनाया, तो शेर शाह सूरी ने। तो शेर शाह सूरी ने इसको बनाया। आपसे पूछा जाए कि रोहतास फोर्ट किसने बनाया, तो आपका जवाब होगा शेर शाह सूरी ने बनाया। आगे चलते हैं, आगे डिस्कस करते हैं। रोहतास फोर्ट कहाँ पर है, झेलम में, किसने बनाया, शेर शाह सूरी ने बनाया। मैं आपको एक औरत का नाम बताता हूँ, हया। ये कौन थी, ये फर्स्ट वुमन थी यूएन प्रेसिडेंट। माने यूएन प्रेसिडेंट हर साल प्रेसिडेंसी होती है, जैसे आज के टाइम अब्दुल्ला शाहिद हैं मालदीव्स के। लेकिन अगर औरतें में पूछा जाए कि औरतों में सबसे पहले यूएन की प्रेसिडेंट कौन थी, तो उसका नाम था हया। और ये हया जो थी ये बहरीन की थी। तो बहरीन की जो पहली औरत थी ये यूएन की प्रेसिडेंट थी। हया नामी नाम जो है ये आपको पता होना चाहिए कि हया जो था क्या था। एक प्राइम मिनिस्टर थे जिसका नाम था डेविड कैमरॉन। अगर आपसे पूछा जाए ये डेविड कैमरॉन कौन थे, तो ये यूके के प्राइम मिनिस्टर थे, ठीक है, ये आपको पता चाहिए। उसके बाद इनकी पार्टी की बात करें जो कंजर्वेटिव, वही पार्टी जिसके आज के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन है। यूके ने रिज़ाइन, ये डेविड कैमरॉन ने रिज़ाइन किया था क्योंकि उनके यहाँ ब्रेक्जिट का मसला था, ये ब्रेक्जिट के ख़िलाफ़ है, लोगों ने वोट फेवर में किया था, तो उन्होंने एक तरह से रिज़ाइन कर दिया था, ठीक है ना। ये अच्छी बात है। आज के टाइम में चाइना की बड़ा किरदार है हर एक फील्ड में। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि दुनिया की फर्स्ट न्यूज़पेपर कौन सी थी, तो आपका जवाब होगा पीकिंग, ठीक है ना, पीकिंग न्यूज़पेपर, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि दुनिया की फर्स्ट न्यूज़पेपर कौन सी थी, उसका नाम क्या था, जैसे पाकिस्तान में डॉन है, द न्यूज़ है, द जंग है, तो अगरचे आपसे पूछा जाए कि दुनिया की पहली न्यूज़पेपर कौन सी थी, तो वो था पीकिंग न्यूज़। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना, काफ़ी इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछा जाए कि वो कौन सी लैंग्वेज है जिसको हम टॉप टू बॉटम लिखते हैं, मीन्स ऊपर से नीचे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। वैसे तो लैंग्वेज ऐसे लिखी जाती है, ठीक है ना, लेकिन एक ऐसी लैंग्वेज जिसको टॉप से शुरू होते हैं नीचे लिखी जाती है, तो वो कौन सी लैंग्वेज है जो टॉप से बॉटम लिखी जाती है, उसका जवाब है जैपनीज़। जैपनीज़ लैंग्वेज जो है वो टॉप टू बॉटम लिखी जाती है। ये इन्फॉर्मेशन आपको आनी चाहिए। अब हम बात करते हैं एक पोर्ट के बारे में जो कि इम्पोर्टेंट पोर्ट है, वो है शर्म शेख। अगर आपसे पूछे ये पोर्ट कहाँ पर है, तो आपका जवाब होगा इजिप्ट पे, ठीक है, इजिप्ट में है। और ये किस सी पे है, रेड सी पे। तो अगर आपसे पूछा जाए शर्म शेख ये पोर्ट कहाँ पर है, तो इजिप्ट आपका जवाब होगा। और ये जो है कहाँ पर मौजूद है, इजिप्ट के अंदर मौजूद है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अगर आपसे पूछा जाए मोरो इस्लामिक लिबरेशन फ्रंट, मोरो इस्लामिक लिबरेशन फ्रंट, ये किस कंट्री के ऑर्गेनाइजेशन जिसमें काम करते हैं स्ट्रगल, तो ये फिलिपीनीज़ है। तो अगर जी आपसे पूछा जाए कि ये मोरो इस्लामिक लिबरेशन फ्रंट किस कंट्री में स्ट्रगल कर रही है, तो आपका जवाब होगा फिलिपीनीज़ के अंदर ये काम कर रही है। मैं आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन देता हूँ, चलें जी। अगरचे बात कर जाए बाबा फरीद गंज बख्श शकर, तो अगर आपसे पूछा जाए बाबा फरीद गंज शकर, ठीक है ना, हज़रत बाबा फरीद गंज शकर, उनकी अगर आपसे पूछा जाए कहाँ पर बरीड है, तो आपका जवाब पाकपतन। उनकी जो उनको जहाँ दफनाया गया है उनका जवाब है पाकपतन। अगर आपसे पूछा जाए कि बाबा फरीदगंज शकरबख्श को कहाँ पर दफनाया गया है, तो आपका जवाब होगा पाकपतन में। अगर आपसे पूछा जाए बहाउद्दीन ज़करिया के बारे में कि हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया, तो इनको जहाँ दफनाया गया वह मुल्तान, और ओल्ड सिटी पाकिस्तान की भी मुल्तान है, सेंट भी वहाँ पर ज़्यादा होते हैं। तो हज़रत बाबा फरीदगंज शकरबख्श पाकपतन में, हज़रत ज़करिया जो है हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तान के अंदर मौजूद हैं, ये आपको पता होना चाहिए।
अब अगरचे मैं आपको बात कर रहा हूँ कि मोस्ट ऑफ दी कैलिफोर्निया वो स्टेट है जो कि लार्जेस्ट स्टेट है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि वो कौन सी अमेरिका की स्टेट है जिनसे से ज़्यादा बंदे मुंतखब होते हैं, तो वह है कैलिफोर्निया। ठीक है ना, कैलिफोर्निया ज़्यादा से 50+ के करीब जो यहाँ पर देखिए जो MN MP होते हैं, जितनी पॉपुलेशन होती है तो उस हिसाब से मुंतखब होते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा जो बनते मुंतखब होते हैं US की पार्लियामेंट में, तो वो कैलिफोर्निया से होते हैं। ठीक है ना, आज के जो प्रेसिडेंट है वो हैं बाइडेन है, लेकिन जो एक टाइम पे बराक ओबामा थे, अगर आपसे पूछा जाए कि बराक ओबामा का ताल्लुक किस स्टेट से है, तो वो है इलिनॉइस। ठीक है ना, अगर आपसे पूछा जाए कि बराक ओबामा का ताल्लुक किससे था, तो उनका ताल्लुक इलिनॉइस थे, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, एक और पोर्ट है जिसका नाम है सेटल। अगर आपसे पूछा जाए ये पोर्ट कहाँ पर है, ये सेटल, तो आपका जवाब होगा सेटल जो है वो एक सी पोर्ट है जो कि USA के अंदर है। अगर आपसे पूछा जाए कि सेटल कहाँ है, तो आपका जवाब होगा ये सी पोर्ट है और ये USA के अंदर है। एक और है अमेरिका से रिलेटेड, वो भी इंफॉर्मेशन आपको बता दूं, गोल्डन गेट। अगर आपसे पूछा जाए कि गोल्डन गेट कहाँ पर है, तो आपका जवाब होगा गोल्डन गेट सैन फ्रांसिस्को में। ठीक है, अमेरिका का शहर है सैन फ्रांसिस्को, वहाँ पर है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सैन फ्रांसिस्को के अंदर क्या है, तो वहाँ पर गोल्डन गेट है, ये आपसे पूछा जा सकता है कि गोल्डन गेट कहाँ पर है। ठीक है ना, अगर आपसे पूछा जाए कि स्काई न्यूज़ किसका चैनल है, तो ये आपका स्काई न्यूज़ या क्या क्या नाम है इसका, हाँ स्काई न्यूज़ ये किस कंट्री का चैनल है, तो आपका जवाब होगा अमेरिका। ठीक है ना, स्काई न्यूज़ किस कंट्री का चैनल है, तो आपका जवाब होगा अमेरिका। ठीक है ना, स्काई न्यूज़ किसका है भाई, अमेरिका का है, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए जी, हम बात करते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ों के बारे में, यहाँ पे आते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं जैसा कि आपको पता है 6 पॉइंट से शेख मुजीबुर रहमान मशहूर हैं। 6 पॉइंट शेख मुजीबुर रहमान, वैसे ही एक और लीडर मशहूर है जिसकी 5 पॉइंट्स थी, तो उसका नाम जो था वो था मोहम्मद खान जूनेजो। तो जूनेजो थे जो कि ज़िया के टाइम में प्राइम मिनिस्टर थे, उनकी 5 पॉइंट्स थी। 6 पॉइंट पूछी जाए तो शेख मुजीबुर रहमान, 5 पॉइंट पूछी जाए तो आपका जवाब होगा कि उससे रिलेटेड जो है वो हैं आपके जूनेजो साहब। अगर आपसे कौन पूछा जाए कि वो कौन सी विटामिन है जो कि कुकिंग और हीटिंग से डिस्ट्रॉय हो जाती है, तो वह सी, विटामिन सी। अगर आप कुकिंग करोगे या उसको हीट करोगे किसी चीज़ को, तो किसी कुकिंग और हीटिंग वाले प्रोसेस के दौरान वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। अगर आपसे पूछा जाए कि वो कौन सी विटामिन है जो कुकिंग में वगैरह में डिस्ट्रॉय हो जाती है, तो आपका जवाब होगा कि वो विटामिन सी है जो डिस्ट्रॉय हो जाती है। अगर आपसे पूछा जाए कि मिल्क जो है वो खट्टा हो जाता है, जैसे दही वगैरह हो जाता है, उसमें बैक्टीरिया काम करती है, तो उसमें बैक्टीरिया क्या करती है कि उसका जो खीर या दूध होता है वो खट्टा हो जाता है, ख़राब हो जाता है, दही वगैरह बन जाती है। उसमें ये होता है कि बैक्टीरिया जो है वो लैक्टोज खा लेता है। लैक्टोज एक मिल्क में एक चीज़ होती है जिसको बैक्टीरिया खा लेता है, तो दूध ख़राब हो जाता है, दूध जो खट्टा हो जाता है वो किस वजह से होता है कि वहाँ पर जो बैक्टीरिया होती है उसके अंदर जो लैक्टोज होता है वो खा जाते हैं। अगर आपको कोई पूछे कि एग के अंदर कौन सा विटामिन है, तो आपका जवाब होगा एग के अंदर विटामिन ए मौजूद है। ठीक है ना, अगर आपसे पूछें कि एग के अंदर कौन से विटामिन होते हैं, तो विटामिन ए होता है। अगर आपसे पूछें कि वो कौन सा विटामिन है जो कि मदद करता है कैल्शियम के मेटाबॉलिज्म में, किसके, कैल्शियम के मेटाबॉलिज्म में, तो वो कौन सा विटामिन जो कैल्शियम के मेटाबॉलिज्म में काम करता है, तो आपका ऑप्शन है डी विटामिन। क्या करता है कि आपका जो कैल्शियम का मेटाबॉलिज्म होता है उसके में हमारा काम करता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेल्यूलोज के बारे में। आपसे अगर पूछा जाए सेल्यूलोज कहाँ है, तो ये कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट क्या है, एक एनर्जी का फॉर्म होता है। ठीक है ना, सेल्यूलोज को क्या कहा जाता है, उनको कार्बोहाइड्रेट कहा जाता है। ठीक है ना, अगर नमूनिया हो जाए तो लंग्स का कौन सा पार्ट डिस्टर्ब होता है, नमूनिया मीन्स दस्त वगैरह जिसमें उल्टी वगैरह होती है, तो अगर किसी को नमूनिया हो जाए, ठीक है, उसमें कौन सा लंग्स के पार्ट को डिस्टर्ब किया जाता है, असोगा एलियोवेले को। ठीक है ना, एलियोवेलियो, ये स्पेलिंग देख लिया, प्रोनाउंसिएशन, हम कौन से डॉक्टर हैं भाई। ठीक है ना, ये आपको पता होना चाहिए। अगर आपसे पूछा जाए एनर्जिया क्या है, एनर्जिया
ये तो किसी एनर्जिया, ये क्या है, ये एक स्पेस शटल है जो कि रशिया ने भेजा था। तो एनर्जिया क्या है, ये एक स्पेस शटल है जो कि रशिया ने भेजा था। ठीक है, ये आपको बताना चाहिए कि स्पेस शटल है, रशिया ने भेजा था, एनर्जिया। उसके बाद है गैस टेपो। ये आपसे अगर पूछा जाए कि गैस टेपो क्या है, गैस टेपो अगर पूछें गैस टेपो क्या है, तो ये जो है ये सीक्रेट पुलिस है जर्मनी की, जर्मनी की पुलिस है सीक्रेट, किसकी, जर्मनी की, गेट्स टेपो। अगर आपसे पूछा गेट्स टेपो क्या है, तो ये जर्मनी की एक सीक्रेट है। अगर आपसे पूछा जाए ब्लैक माउंटेन कौन सा है, ब्लैक फॉरेस्ट क्या है, ब्लैक फॉरेस्ट नाम से फॉरेस्ट लगता है लेकिन ये माउंटेन है। तो अगर आपसे पूछें कि ब्लैक फॉरेस्ट क्या है, तो ये माउंटेन है। ठीक है ना, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए जी, अब हम और कहीं बात करते हैं। अगर आपको पूछे कि पंजाबी के अंदर, ठीक है ना, पंजाबी के अंदर एक किस्सा है यूसुफ ज़ुलेखा का। ठीक है, तो पंजाबी वाला यूसुफ ज़ुलेखा का जो किस्सा है वो किसने लिखा है, तो पंजाबी के अंदर जो यूसुफ ज़ुलेखा वाला किस्सा है वो लिखा है मौलवी ग़ुलाम रसूल ने। तो मौलवी ग़ुलाम रसूल ने ये पंजाबी का यूसुफ ज़ुलेखा का वो जो है वो लिखा है। पंजाबी यूसुफ ज़ुलेखा वाला जो किस्सा है वो किसने लिखा है, मौलवी ग़ुलाम रसूल ने लिखा है। ठीक है, अगर आपको पूछा जाए कि जो हैवी वाटर होता है, हैवी वाटर को फ्रीज़ करने के लिए, हैवी वाटर ये ज़्यादातर रिएक्टर वगैरह में यूज़ करते हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर, हैवी वाटर के फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, तो उसके लिए फ्रीजिंग पॉइंट जो हमें चाहिए वो चाहिए 2.83। ठीक है ना, अगर 2.83 सेंटीग्रेड होगा तो हैवी वाटर फ्रीज़ होगा, 2.83 के डिग्री पे हैवी वाटर फ्रीज़ होना शुरू हो जाता है। ठीक है ना, मैं पेन ले लूँ आपको समझाने के लिए। चेनाब फार्मूला किसने दिया था, पहले ये जान लो कि चेनाब फार्मूला जो था ये कश्मीर के मसले के हल करने के लिए दिया था। ये चेनाब फार्मूला किसने दिया था, तो आपको पता होना चाहिए कि सरदार अयूब ने दिया था, सरदार अब्दुल कयूम ने, सरदार अब्दुल कयूम। अगर आपसे पूछा जाए कि चेनाब फार्मूला किसने दिया, तो वो दिया सरदार अब्दुल कयूम खान ने। अगर आपसे पूछा जाए, अगरचे आपसे पूछा जाए कि अबू गरीब क्या है, ये एक इराक का प्रिजन है, जैसे ग्वांटानामो है, ये एक इराक का प्रिजन है। ठीक है ना, अबू गरीब क्या है, इराक का एक जेल है। ठीक है ना, ये आपको पता होना चाहिए। अगर आपसे पूछें कि वाना किस एजेंसी में आता है, क्योंकि नॉर्थ वज़ीरिस्तान है, साउथ में है, तो अगरचे आपसे पूछा जाए वाना कहाँ पड़ता है, तो ये साउथ वज़ीरिस्तान की एक एजेंसी है, साउथ वज़ीरिस्तान। ये इसलिए आ सकता है क्योंकि अभी वहाँ पे ऑपरेशन वगैरह चल रहे थे, तो साफ से आर्मूल आ सकता है। ठीक है ना, अगरचे आपसे पूछें कि फलोन गोंग ये किस कंट्री के अंदर जो हैं वो आ सकते हैं, फलोन गोंग ये एक रिलीजियस मूवमेंट है जो कि चाइना के अंदर चल रही है, फलोंग गोंग। ये आप थोड़ा इसके ऊपर स्टडी कर लीजिएगा फलोंग गोंग के बारे में। ठीक है ना, अब हम बात करें अगर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की हेडक्वार्टर की बात करें तो कहाँ है, वो डेवोस के अंदर है। कहाँ पर है, डेवोस। अगर आपसे पूछा जाए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कहाँ का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो आपका जवाब होगा डेवोस के अंदर। अगर आपसे पूछा जाए कि नाइजीरिया की करेंसी क्या है, नाइजीरिया जिसको हम JF-70 थंडर भी सेल किए हैं, उसकी करेंसी क्या है, तो वह है नायर। तो अगर आपसे पूछा जाए नायर किसकी करेंसी है, तो आपका जवाब होगा नाइजीरिया की करेंसी है। चलिए जी, देखने का बहुत 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 शुक्रिया। एक और दो MCQ कर लेते हैं। आपको पता है कि अमेरिका के अंदर एक स्टैचू ऑफ लिबर्टी है, एक बड़ा स्टैचू होता है स्टैचू ऑफ लिबर्टी, स्टैचू ऑफ लिबर्टी। ये असल में अमेरिका ने खुद नहीं बनाया था, ये फ्रांस ने उनको गिफ्ट किया था। तो अगर आपसे पूछा जाए अमेरिका के अंदर जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी है इसको किस कंट्री ने गिफ्ट किया था, तो आपका जवाब होगा कि इसको गिफ्ट किया था फ्रांस ने। अगर आपने ये मशहूर कोट सुनी होगी, नॉलेज इज़
पावर। तो अगर आपको पता जाए कि ये नॉलेज इज़ पावर किसने कोटेशन दी, तो आपका जवाब होगा फ्रांस बैकन ने। बैकन मशहूर थे, हमने जब एमए लिटरेचर भी किया था तब बैकन के एसेस पढ़े तो उसके अंदर हर एक वो जुमला जो लिखता था ऐसा लगता था कि वो जो है वो एक तरह से कोटेशन कह रहे हैं, ठीक है ना। तो आपको ये पता होना चाहिए। अगर आपसे पूछा जाए अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी कहाँ है, तो आपका जवाब होगा कि अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी जो है वो इस्लामाबाद में है, ठीक है। यहाँ पर मैं भी थक चुका हूँ, यहाँ पर मैं भी रेस्ट लेना चाहूँगा। ऐसे ही एक आला वीडियो के साथ आपकी खिदमत में दोबारा पेश होंगे। आपकी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़, गॉड ब्लेस यू। प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।